मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। जो जान बचाएगा वही सच्चा साथी है, बाकी तो अवसरवादी है। आज कोई पर्व और त्योहारों के पहले उपद्रव नहीं कर सकता, क्योंकि उपद्रवी को मालूम है उपद्रव करेगा तो अगले दिन उसके फोटो चौराहे पर लग जाएंगे। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। सपा बसपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी और हम लोग डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर। योगी आ गए, धूम धड़ाके के साथ आ गए, डंके की चोट पर आ गए। हमारे यहाँ धीरे से नहीं होता कोई काम, जो होगा ढोल नगाड़ा बजा करके आएंगे हम लोग। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। पर योगी कैसे आए, क्यों आए और प्रचंड बहुमत कैसे लेकर आए? सवालों के पीछे कई सवाल हैं, पर इन सवालों का जवाब तभी मिल सकता है जब आपको ये पता हो कि योगी आदित्यनाथ राजनीति में कैसे आए। गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट रही। गोरक्षनाथ पीठ यहाँ होने की वजह से मठ को लेकर वोटर के दिल दिमाग में बहुत गहरी आस्था रही। साल 1967 मठ के मुख्य पुजारी और हिंदू महासभा के नेता महंत दिग्विजय नाथ यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने उतरे और करीब 42,000 वोटों से चुनाव जीत गए। इससे पहले मठ सियासत में अप्रत्यक्ष हुआ करता था, लेकिन पहली बार उसका किसी चुनाव में डायरेक्ट असर देखा गया। महंत दिग्विजय नाथ भी ठाकुर बिरादरी से ही आते थे। दरअसल गोरक्षनाथ पीठ का महंत वही बन सकता है जो ठाकुर बिरादरी से आता हो। दुनिया में एकमात्र ऐसी पीठ है गोरक्षनाथ पीठ, जहां राजपूत ही महंत बन सकता है। साल 1940 यानी चुनाव जीतने के करीब 27 साल पहले ही महंत अवैधनाथ महंत दिग्विजय नाथ से मिल चुके थे और उन्हें अपना गुरु मान बैठे थे। साल 1942 मुलाकात के सिर्फ 2 साल के बाद ही महंत अवैधनाथ गोरक्षनाथ पीठ के उत्तराधिकारी चुन लिए गए। मठ से विधायक बनने वाले पहले संत अवैधनाथ ही थे। गोरखपुर की मणिराम विधानसभा सीट से महंत अवैधनाथ 5 बार विधायक रहे। साल 1969 महंत दिग्विजय नाथ का निधन हो गया। 1970 में उपचुनाव हुआ तो महंत अवैधनाथ निर्दलीय चुनाव जीते और संसद पहुंच गए। साल 1996 तक इसी सीट से महंत अवैधनाथ लगातार जीतते आए। साल 1996 यहीं से गोरखपुर की सियासी पिक्चर में आज के हीरो यानी योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। योगी आदित्यनाथ को महंत अवैधनाथ ने अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने चुनाव प्रचार के प्रबंधन का प्रभारी घोषित कर दिया। साल 1998 अवैधनाथ ने स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से संन्यास ले लिया और यहीं से योगी आदित्यनाथ का उदय हुआ। 1998 में चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ पहली बार जीतकर संसद पहुंचे। तब उनकी उम्र करीब 26 साल की थी। 12वीं लोकसभा में उन्हें देखकर कई सीनियर नेताओं को भी यकीन नहीं होता था। जब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो सबसे कम उम्र के थे, तो जाहिर है कि उनको देख के लोग कौतूहल से देखते थे कि अरे ये कौन बालक है। एक कम उम्र के थे, ये 25 साल के 26 साल के। तो और योगी जी के लिए भी वो सारी चीज़ें, एक मठ से निकलकर सीधे देश की सर्वोच्च संसद में पहुंचना और वहाँ जिन नेताओं के बारे में लोग कल्पना करते हैं कि इनसे कभी मुलाकात करेंगे, तो उनके साथ वो बैठते थे, बहस में हिस्सा लेते थे। संसद पहुंचने से करीब 4 साल पहले 1994 में योगी आदित्यनाथ ने मठ की दीक्षा ली थी। तब योगी की उम्र करीब 22 साल थी। महंत अवैधनाथ ने ही योगी को पंथ की दीक्षा दिलाई थी। ये वो दौर था जब पत्ता भी हिलता था तो पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे बाहुबलियों के इशारे पर योगी तब यूथ थे, अच्छा बोलते थे, लिहाजा स्टूडेंट्स और यूथ में उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त बढ़ चुकी थी। वो डिमांड में आ चुके थे। साल 1994 1998 में पहली जीत 26,000 वोटों से मिली। 1999 में योगी को दूसरी जीत सिर्फ 7,000 वोटों से मिली थी। 2004 में जब योगी तीसरी बार जीते तब करीब 1,40,000 वोटों से जीते।
2009 में जब योगी चौथी बार जीते तो अंतर बढ़कर 2,20,000 वोटों का हो गया। 2014 में सारे रिकॉर्ड टूट गए और 3 लाख से ज्यादा वोटों से योगी जीत गए। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, ये नारा उस दौर में घर घर में मशहूर हो गया। योगी की इस पॉपुलैरिटी के पीछे 3 जबरदस्त कारण थे। पहला, वो वाया नहीं बल्कि लोगों से डायरेक्ट मिलते थे, फिर चाहे मिलने वाला हिंदू हो या मुसलमान या फिर किसी जाति का हो। दूसरा, जनता दरबार। ये सीख योगी आदित्यनाथ को उनके गुरु महंत अवैधनाथ से मिली थी। योगी के जनता दरबार में टिकट कंफर्म करवाने से लेकर पुलिस का एक्शन रुकवाने तक हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शिकायत योगी गंभीरता से लेते थे और इस पर एक्शन भी होता था। तीसरा, योगी के काम करने का अपना अलग स्टाइल। किसी गरीब का अगर काम रुका हो और उसने योगी आदित्यनाथ के दरबार में गुहार लगा दी तो उसका काम होना तय माना जाता था। पहले अधिकारी के पास चिट्ठी जाती थी, काम नहीं बना तो फोन जाता था और उससे भी बात नहीं बनी तो योगी खुद चले जाते थे और बात तब भी नहीं बनती तो इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता था। योगी आदित्यनाथ जब तक सांसद रहे अपने गुरु अवैधनाथ के मॉडल पर ही चलते रहे। सीएम बने तो वो नरेंद्र मोदी के मॉडल पर चले। सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दरबार लगाते रहे और संसद में सबसे एक्टिव सांसदों में योगी आदित्यनाथ की गिनती की जाती रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने गुजरात मॉडल को भी पीछे ढकेल दिया। जब सांसद थे तो गोरखपुर से जुड़े बहुत से अधिकारी हमारे जो मित्र हैं बताते हैं कि बहुत व्यवस्थित तरीके से जनता से जुड़े कामों पर चिट्ठी लिखना, संबंधित अधिकारी से बात करना, कभी कभी जब जेन्युइन बात नहीं सुनी जाती थी तो खुद वहां पहुंच जाना, और अगर इशू बड़ा हो गया और अफसरों की हठ धर्मता सामने आ गई तो उनके सामने कई बार योगी ने अपना हठयोग भी दिखाया है। गोरखपुर में धरने पे बैठे हैं, लंबे धरने पे बैठे हैं, जेल तक गए हैं। लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है आपने उसका एहसास कराया, और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार्य सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार्य सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। योगी बिल्कुल ऐसे ही हैं, खरी खरी बोलते हैं और उनकी यही चीज उनके भाषण को और दमदार और असरदार बना देती है। लोगों को लगता है कि वो कट्टर हिंदू हैं, लेकिन असल में जहां जहां और जब जब हिंदुओं पर आँच आई तब तब ही योगी आदित्यनाथ बोले। साल 1999 में गोरखपुर में एक बड़ी घटना हुई। पंचरुखिया केस के नाम से इसे जाना जाता है। योगी का कद इसके बाद और बढ़ गया और तभी से उन्हें हार्ड लाइनर माना जाने लगा। इसी केस से योगी आदित्यनाथ की अदावत हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला के साथ बढ़ गई। साल 1999 उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के गठबंधन की सरकार चला रहे थे। हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला लखनऊ में मंत्री बनकर बैठे थे। दोनों चाहते थे कि इस केस में योगी को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस ने पूरी कोशिश भी की लेकिन योगी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि योगी के लिए तब चट्टान की तरह खड़े हो गए थे तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। साल 2002 रामनवमी का मौका था और योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। इसी साल राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव में उतारा गया, जिन्होंने बीजेपी के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को भारी वोटों से हरा दिया। राधा मोहन दास अग्रवाल की जीत का कारण योगी आदित्यनाथ ही बने थे। इसके ठीक 5 साल के बाद यानी साल 2007 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा किया था कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में अपने 70 उम्मीदवारों को उतारने की जिद रखी थी। हालांकि बाद में आलाकमान से उनका समझौता हो गया था।
तभी दुनिया ने देख लिया था कि अगर योगी आदित्यनाथ आलाकमान के सामने झुक सकते हैं तो जरूरत पड़ने पर आलाकमान को भी झुका सकते हैं। योगी के बागी स्वभाव को लेकर एक और उदाहरण अक्सर दिया जाता है। जब एक सांसद होते हुए भी योगी ने पार्टी विप को तोड़ दिया। मार्च 2010 में आदित्यनाथ उन सांसदों में शुमार थे जो संसद में महिला आरक्षण बिल पर पार्टी विप को नहीं मान रहे थे। योगी महिला आरक्षण के खिलाफ थे और उनका मानना था कि महिलाओं को राजनीतिक पार्टियां अगर ज्यादा मौके देती हैं तो इस बिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी नजर में यह बिल सिर्फ एक छलावा था। योगी आदित्यनाथ अपने काम करने के स्टाइल को कभी नहीं बदलते और शायद यही उनकी यूएसपी भी है। जानकार इस बात का दावा करते हैं कि साल 2021 में पार्टी आलाकमान को योगी के सामने झुकना पड़ा था। दरअसल बीजेपी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कर पाए, या यूं कहा जाए कि बीजेपी योगी को नहीं बदल पाई। राम मंदिर आंदोलन की चिंगारी अब शोलों में बदल रही थी। गोरक्षनाथ पीठ के तत्कालीन पीठाधीश महंत अवैधनाथ मंदिर आंदोलन को धार देने खुद भारत भ्रमण अभियान पर निकल पड़े थे। अवैधनाथ के भाषण और अभियान ने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे 17.5 साल के एक नौजवान को प्रेरित कर दिया और उस लड़के का नाम था अजय बिष्ट। साल 1993 राम मंदिर आंदोलन और महंत अवैधनाथ से दोबारा मिलने का सपना ऋषिकेश में मैथमेटिक्स से एमएससी की पढ़ाई कर रहे इस छात्र को एक नई मंजिल की तरफ लेकर जा रहा था। 1993 के आरंभ में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, तब वो गोरखधाम मंदिर में दर्शन करने गए और वहीं महंत अवैधनाथ से मिलने का अवसर मिला। अवैधनाथ ने उस लड़के को बताया कि उसमें जन्मजात योगी की विशेषताएं दिखती हैं। अजय एक बार फिर महंत अवैधनाथ से मिले और योग के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा जताई। महंत अवैधनाथ ने योगी को मठ के पूर्णकालिक शिष्य के तौर पर जुड़ जाने का सुझाव दिया। मन में कई तरह के विचार लेकर अजय वापस लौटे, लेकिन वो महंत अवैधनाथ से काफी प्रभावित हुए। इसके 2 महीने बाद महंत अवैधनाथ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। दिल्ली के एम्स में अजय बिष्ट महंत अवैधनाथ से मिलने पहुंचे, जहां उन्हें फिर से मठ में आने का न्योता मिला। इस बार महंत जी ने अजय बिष्ट नाम के उस लड़के को समझाया कि उसमें वो अपना उत्तराधिकारी देखते हैं। उनकी तबीयत ठीक रहती नहीं, इसलिए जल्द से जल्द उनकी गद्दी संभाल लेनी चाहिए। नवंबर 1993 अजय बिष्ट ने अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। अपना घर परिवार, पढ़ाई लिखाई और सब कुछ छोड़कर गोरखपुर चले गए। 15 फरवरी 1994 बसंत पंचमी का मौका था। महंत अवैधनाथ ने अजय का नाम पंथ योगी के तौर पर अभिषेक कर दिया और इस तरह से अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ का उदय हुआ। योगी आदित्यनाथ के पास आलीशान बंगला है, लेकिन उनका अपना नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें यह बंगला मिला है, पर इस बंगले भर से योगी की लाइफ को मत आंकिए। योगी की असली लाइफस्टाइल को करीब से देखना है तो आपको मठ में जाना पड़ेगा। मठ में जहां योगी आदित्यनाथ रहते हैं, वहां पर 12 बाई 12 का एक कमरा है, जिसमें एक बिस्तर और एक टेबल है। इसी मठ में एक गौशाला भी है, जिसमें करीब 400 गायें रहती हैं। योगी जब जब गोरखपुर जाते हैं, तब तब गायों की सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस रूटीन में कोई बदलाव नहीं आया। सीएम बनने से पहले योगी की डेली लाइफ बहुत टफ होती थी। सुबह 3 बजे जागना और करीब 5 बजे तक योग और साधना करना। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मंदिर में घूमना और स्टाफ की सुविधाओं का मुआयना करना। इसके बाद गायों को गुड़ खिलाने से शुरुआत होती थी दिन की। करीब 7 बजे तक योगी अपने कमरे में चले जाते थे और सुबह 8:30 बजे तक पढ़ाई करते थे। सुबह 9:30 बजे जनता दरबार लग जाता था। योगी आदित्यनाथ झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करते। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अगर योगी ने किसी को झूठ बोलते पकड़ लिया तो उसे सजा दी जाती थी और उसकी सजा होती थी दूसरों की जमीन पर उसे खेती करनी पड़ती थी। पहले मठ के जनता दरबार में आने वाले फरियादियों को ठंडी लस्सी भी पिलाई जाती थी। हालांकि सीएम बनने के बाद भी योगी इस रूटीन में ज्यादा बदलाव नहीं ला पाए। सीएम के तौर पर योगी को बहुत सारे सरकारी काम निपटाने होते हैं। इसके बाद भी उनके दिनचर्या में कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है।
योगी आदित्यनाथ। नाथ का मतलब होता है रक्षक। नाथ परंपरा की सबसे बड़ी यूएसपी है इसका हठ योग। योगी आदित्यनाथ के साथ ये विशेषता उनके व्यक्तित्व में भी दिखती है। योगी ने जो एक बार ठान लिया उसे कोई काट नहीं सकता, और शायद यही वजह रही कि उनके हठ योग ने आला कमान को भी झुकाया, विरोधियों को भी झुकाया, और सारे मिथक हवा में उड़ गए। अगर कोई सीएम नोएडा गया तो उसकी कुर्सी गई। योगी नोएडा भी आए, और एक बार नहीं कई बार आए, और कुर्सी पर भी वापस आए। अगर कोई एक्सप्रेसवे बनवाया तो उसकी कुर्सी चली गई। योगी ने 4 एक्सप्रेसवे बनवा दिए और कुर्सी पर लौट कर भी आए। जो सूतक काल में शपथ लेता है उसकी कुर्सी 5 साल नहीं चलती। योगी ने ये भ्रम भी चकनाचूर कर दिया। एक नहीं, लोग ऐसे कई मिथक को योगी के सामने फेंकते चले गए, और हर मिथक को रौंद कर योगी कर्मयोगी बन गए। योगी हिंदू की बात करते हैं, ये तो सबने देखा, लेकिन योगी गरीबों को फ्री राशन की बात करते हैं, इस पर बहुत कम लोगों ने फोकस किया। योगी उत्तर प्रदेश के गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं और हर एक गाँव गरीब तक पहुँचाना चाहते हैं, ये भी बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था, आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। योगी बुलडोजर चलवाते हैं तो इसकी तस्वीर बहुत लोगों ने दिखाई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिलवाया योगी ने, ये बहुत कम लोगों ने बताया आपको। यह तमाम एक षड्यंत्रकारी, जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है, और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो इस प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। योगी राज पे एनकाउंटर बढ़ गया, इसकी तस्वीरें आपको बार बार दिखाई जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने बताया कि अब कानून को चुनौती देने से पहले अपराधी 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली थी, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ माफिया राज था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हर तरफ माफिया सक्रिय था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपराधिक माफिया सक्रिय था, तो कहीं नकल माफिया, शिक्षा माफिया सक्रिय था, तो कहीं भू माफिया सक्रिय था, तो कहीं पर खनन माफिया और खाद्यान्न माफिया सक्रिय था। ये माफिया ग्रस्त उत्तर प्रदेश था। पूरा हिंदुस्तान कहता था कि उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, गुंडा राज है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये माफिया को सबको जेल भेजा। आज सारा माफिया जेल में है। अपराध की क्या स्थिति थी? एक वर्ष में 5-5 हजार हत्याएं हो रही थी, 5-5 हजार बलात्कार और लूट और डकैती की घटनाएं हो रही थी। ये सारा अपराधी आज जेल में है। जो जान बचाएगा वही सच्चा साथी है, बाकी तो अवसरवादी है, बाकी तो अवसरवादी है। हठ योग योगी की ताकत का गूढ़ रहस्य है। कभी सोचा है कि योगी के आगे विरोधी क्यों नहीं टिक पाते? योगी जो दावा करते हैं उसे वो कैसे 100% पूरा कर देते हैं? सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा, इसमें कोई शक नहीं। गोरखपुर के पुराने जिलाधिकारी वो बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उन पर कभी भी किसी अनुचित कार्य के लिए दबाव नहीं बनाया।
वो बहुत प्रेम से फोन करते थे कि देखिए ये कार्य है, अगर सुगमता से हो सके तो कर दीजिए, ये हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे समर्थक हैं, ये इनका विषय है। कई बार तो खाली जिलाधिकारी ही नहीं, जो बीएस से या न्यायोस या अन्य विभागों से जुड़े अधिकारी होते थे उनसे भी कहते थे देखिए अगर सामान्य दृष्टि हो सकता है तो कर लीजिए, इसके लिए अनावश्यक और अनैतिक रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस जिसने योगी का साथ छोड़ा उनमें ज्यादातर को हारना पड़ा। योगी अपने काम के रास्ते में कोई रुकावट पसंद नहीं करते और उनका हठयोग उन्हें इसमें कामयाब बनाता है। कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। योगी की प्रचंड जीत के पीछे सबसे अहम किरदार रहा उनका काम और 5 साल तक बेरोक टोक काम करने की ताकत भी इसी हठयोग से मिली। 5 साल में योगी ने रुकावट पैदा करने वाले करीब 200 से ज्यादा अधिकारियों पर गाज गिराई। योगी के काम करने के स्टाइल में अगर जो फिट नहीं बैठा तो बाहर हो गया या साइड लगा दिया गया। कांवड़ यात्रा और रामनवमी के जुलूस पर रुकावट दूर हुई। कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बारिश कराई गई। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य बना जहां फ्री राशन के कोटे को बढ़ाया गया। कांवड़ यात्रा निकाल रहा है। कांवड़ यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकलता है। जिस प्रदेश में पहले दबंगों के कारण, पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण व्यापारियों पर बम फेंके जाते थे, आज भाइयों बहनों कांवड़ यात्रा में कांवड़ यात्री हर हर बम बम बोल करके निकलता है और शानदार तरीके से यात्राएं निकलती है। बेटी हो या व्यापारी, सबको सुरक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा के साथ साथ सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने प्रारंभ किए। आज कोई पर्व और त्योहारों के पहले उपद्रव नहीं कर सकता, क्योंकि उपद्रवी को मालूम है उपद्रव करेगा तो अगले दिन उसके फोटो चौराहे पर लग जाएंगे और चौथे दिन संपत्ति कुर्की की नोटिस भी उसके घर में पहुंच जाएगी। डबल इंजन की सरकार है, हर महीने डबल डोज राशन की भी हर गरीब को मिल रहा है। ये डबल डोज राशन की जो मिल रहा है, ये जो दवा फ्री में मिल रही है, टीका फ्री में लग रहा है, ये पहले की सरकारें क्यों नहीं लगा पाती थी? भाइयों बहनों, क्योंकि पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं थी। और ये जो पैसा है जो राशन पे खर्च हो रहा है, एक्सप्रेस वे पे खर्च हो रहा है, दवा पे खर्च हो रहा है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण पे खर्च हो रहा है, हाईवे के निर्माण में, बिजली के देने में खर्च हो रहा है, यही तो पैसा पहले इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। योगी के व्यक्तित्व की खास विशेषता है, अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ खुलकर बोलते हैं, लेकिन उसकी मर्यादा और सम्मान का पूरा ख्याल भी करते हैं। मुलायम सिंह यादव इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। मुलायम सिंह के समाजवाद पर योगी ने संसद में तगड़ा प्रहार किया, लेकिन जब जब वो बीमार पड़े या योगी को खबर लगी कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत नासाज है, वो फौरन उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। तंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार्य सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है? स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं।
और बेवकूफ बना करके समाजवाद के नाम पर समाज को बेवकूफ बना करके सेकुलरिज्म की ध्वजियां उड़ा रहे हैं। 30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। मोदी, एक वर्ष में 30 बड़े बड़े दंगे, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये सरकार परंपरा की बात करती है। किस परंपरा की बात इस सरकार कर रही है? कि आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? यानी कुल मिलाकर योगी ने साबित कर दिया कि राजनीति में आने वाला वक्त उनका है। और इस शपथ ग्रहण के साथ ही ये भी बात साबित हो गई कि हवा का कोई भी झोंका उनके वक्त को मोड़ नहीं सकता। शायद इसलिए उनमें भविष्य के प्रधानमंत्री का अक्स भी अब दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।